अभी है इस बार। अभी जुलाई में पीसीएस का प्री होना टेंटेटिव डेट दे रखी है आयोग ने। तो उस हिसाब से हम केवल प्री फोकस करके करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है आप लोगों ने थोड़ी? नहीं पढ़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, और अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री क्या है बेसिकली। आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि हिस्ट्री में कैसे कैसे हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट हमने जो आगे देखेंगे, कौन सी स्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और एक बेसिक टाइमलाइन की एंशियंट जो हिस्ट्री हमारी, कि कौन सा डायनेस्टी किसके बाद आ रही है, ठीक है। जैसे आपने सुने होंगे कि मौर्य थे, गुप्त थे, महाजनपद एरा एक चला है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे, टाइमलाइन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे आवाज आ रही है आपको? देखो, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, ये बताओ आप लोगों को बीसी एडी का वो पता है? बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है? कंफ्यूजन तो नहीं इसमें कुछ, है ना? बिफोर क्राइस्ट, एडी क्या होता है? बढ़िया। ठीक है, तो बेसिकली अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, तो एक टाइमलाइन में ऐसे ग्राफ बना के कर सकते हो आप, कि ये 0 एडी मान लेते हैं, ये हम। ठीक है, अब देखना, आज जो हम क्लास करेंगे थोड़ा समझना इन चीजों को, क्योंकि जो हम प्री पढ़ रहे हैं, प्री के लिए जो पढ़ेंगे हम, ज्यादा एक्सप्लेन में आपको वैसे करूंगा ओरली। और जो डिक्टेटिंग नोट्स होंगे वो थोड़े कम होंगे, या फिर जितने भी होंगे लिखना तेज आप, क्योंकि फैक्चुअल ज्यादा डाटा है वो। ठीक है, जो प्री में जो पूछा जाता है ना, फैक्चुअल ज्यादा पूछा जाता है। जितने भी आपने पेपर देखे होंगे आयोग के, कोई भी पीसेस उठा लो आप, यूपी उठाओ, हिमाचल, उत्तराखंड, आसपास के कुछ भी उठा लो, तो प्री में जैसे हमारे उत्तराखंड में कि 50 क्वेश्चन तो उत्तराखंड के हो गए, 100 जो बचते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से और पॉलिटिक्स से। ठीक है यार, हिस्ट्री में भी देखो अब, इन्होंने जो सिलेबस बाइफरकेट किया है, मेंस में पूछ रहे हैं एंशियंट, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, और प्री में पूछेगी ज्यादा एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशियंट मिडिवल में अगर आपको प्री निकालना है, आपको बिल्कुल ऑन द टिप्स होनी चाहिए चीजें, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी के अगर आपके मार्क्स नीचे जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाओगे, क्योंकि बोनस नंबर होते हैं कि जिसे आते हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं, आपको हिस्ट्री का फैक्ट आता है कि अकबर की मिलिट्री एक्सपीडिशन कौन से थे, तो आपको पता है, उसमें नंबर आपके पक्के हैं, और जहां गलत किए तो आपके नंबर कटेंगे उसमें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है फैक्ट्स को मगअप करने में। एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे हम, कहानी के रूप में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन माइंड होता है कि आपको कहानी के रूप में जल्दी समझ में आता है, ग्राफ कर लेते हो, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। पर आप लोगों को साथ में साथ रिवाइज करते रहना पड़ेगा, जो अब है, ठीक है, क्योंकि जुलाई में पेपर है। अब जितना भी आपने थोड़ा कैजुअल अप्रोच थी, उस सबको त्यागना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली तो बीसी एडी का डिफरेंस बताया था मैं आपको। बीसी उल्टा चलता है, एडी सिंपल चलता है। अगर कोई व्यक्ति 100 साल राजा रहा, इस 100 ईयर्स में कोई किंग रहा, तो उसे हम बोलेंगे उसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम बिटवीन 200 बीसी टू 100 बीसी। एंड द सेम एडी में अगर बात करेंगे, तो हम बोलेंगे अगर 100 ईयर्स किसी किंग का रेन रहा, तो 100 टू 200 एडी उसका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होती है, जिसमें मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूज नहीं होता। पहले लोग कंफ्यूज होते थे कि उल्टा क्यों चल रहा है, उल्टा क्यों चल रहा है। आप लोग थोड़ा मैच्योर हो गए पढ़ाई में, तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, हिस्ट्री को हम कैसे बांटते हैं। सिंपल हिस्ट्री, ठीक है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, या प्री हिस्टोरिक डाटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है आपका सिंपल हिस्ट्री, या फिर आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सब चीजें। इसमें डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है आपको, कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? ठीक है प्री डिसाइफर्ड होते हैं। हाँ, ठीक है। और प्रोटो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ से मतलब सब सही है, ठीक है, आधा आधा सब सही है। होता क्या, देखो आप हिस्ट्री अगर देखो ना, हिस्ट्री वही है जो वैलिडेट हो चुकी है, ऑथेंटिकेट हो चुकी है। हिस्टोरिकल हम देखेंगे ना, सोर्स क्या होते हैं, मोटे मोटे दो सोर्स मानते हैं हम। एक होता है आपके लिटरेरी सोर्स, कि जो लिखे गए हैं आपके, और एक होता है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल पता है आपको, जो एक्सकेवेशन होते हैं हमारे, ठीक है। तो व्हाट इज प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री में क्या है, देखो इस समय इंसान कैसा था, बिल्कुल जंगल में गुफाओं में रहने वाला, ठीक है। स्टोन्स के उसने कुछ अपने टूल्स बना लिए, उससे शिकार वगैरह किया, हंटिंग वगैरह किया, तो वहां पे अपना लाइवलीहुड किया उसने, आदि मानव वाला हिसाब। तो उसमें जाहिर सी बात है, पढ़ना लिखना तो कहीं आता होगा। तो सीधी बात है, हमें ना उसकी लिटरेरी सोर्स नहीं मिले हमें, ठीक है, हमें उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले हैं।
ठीक है, तो दैट हिस्ट्री जिसके हमें लिटरेरी सोर्स नहीं मिलते, आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, दैट इज प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर देखिए तो इसके एग्जांपल इज स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज एग्जांपल है इसका कि ये प्री हिस्टोरिकल डाटा जो स्टोन एज में आता है। अब देखते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, हमें दोनों सोर्स मिले हैं, लिटरेरी भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल भी मिले हैं, लेकिन इसके लिटरेरी सोर्स की स्क्रिप्ट जो है ना, नॉट डेसिफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद है इसका किसी को? इसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला, हमने एक्सकेवेट किया, हमें पता चला है कि लोथल था, यहाँ पे आपका डॉकयार्ड था, ये सब हमें पता है। लेकिन हमें वहाँ पे लिटरेरी सोर्स भी मिले हैं, उनकी पिक्टोरियल एक लैंग्वेज में बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, हालांकि वो डेसिफर नहीं कर पाए हमें, इसलिए हमें हड़प्पा एक मिस्ट्री है आज तक हमारे लिए बना हुआ। तो ये हो गया आपका प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्टोरिकल डाटा क्या है, जिसकी लिटरेरी सोर्स भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, और स्क्रिप्ट भी डेसिफर्ड हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर हड़प्पा देखे और वैदिक देखे हम, उसके आगे कुछ भी देखे, तो हमारे पास काफी ज्यादा लिटरेरी सोर्स वगैरह भी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारा। तो हिस्ट्री हम ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्टर्स होता है। ठीक है, ये साथ में अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे मैं बता रहा हूँ कि नोटिंग अलग से नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, जो ना लगे छोड़ते रहना। ठीक है, जो मुझे डिक्टेटिंग नोट्स होंगे वो अलग से दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट में हम ऐसे हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री हम कैसे डिवाइड करेंगे। इंडियन हिस्ट्री से पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट की बात चल रही है ना, मैं स्क्रिप्ट भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन ना आए आपको। ठीक है, ये लिख लिया आपने थोड़ा? अब देखो स्क्रिप्ट, हमारे एंशिएंट इंडिया से ही हमारे यहाँ स्क्रिप्ट जो चलती थी, आपको स्क्रिप्ट पता है क्या होती है? एक होती है लैंग्वेज, एक होती है स्क्रिप्ट। डिफरेंस क्या दोनों में? वे ऑफ राइटिंग, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं वो किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं? देवनागरी। ठीक है, तो देवनागरी ना ये अब का मॉडर्न स्वरूप है, पहले कुछ और कहते थे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, एंशिएंट इंडिया में जब लिखना शुरू किया था हमने, तो हमारी जो स्क्रिप्ट रहती थी, एक तीन स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। पहली आपकी खरोष्टी। खरोष्टी ये स्क्रिप्ट का नाम है। ठीक है, ये कहाँ चलती थी? ये चलती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट चलती थी। इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है? उर्दू पता है आपको कैसे लिखते हैं? उर्दू कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे ना, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उल्टी तो राइट टू लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो खरोष्टी ऐसे चलती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लाइन फिर से राइट टू लेफ्ट, दिस इज खरोष्टी स्क्रिप्ट। दूसरी स्क्रिप्ट जो थी, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट चला करती थी। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? जैसे मॉडर्न डे देवनागरी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो तीसरी स्क्रिप्ट है, इसका नाम है बुस्ट्रोफेडॉन। ठीक है, ये तीसरी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों से। खरोष्टी तो राइट टू लेफ्ट है, ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट है। देखो बुस्ट्रोफेडॉन क्या है? बुस्ट्रोफेडॉन का एग्जांपल है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें लिखा है, वहां पे जो लिटरेचर मिला है हमें, या फिर जो ये बोर्ड वगैरह मिले हैं, वो एक तो पिक्टोरियल है, लैंग्वेज पिक्टोरियल है। ठीक है, लैंग्वेज होती है हमारी, एक तो साइन वाली होती है, एक पिक्टोरियल होती है, उनकी पिक्टोरियल है। और वो बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये स्क्रिप्ट कैसी है देखो, ये डिफरेंट है। ये पहली लाइन चलेगी राइट टू लेफ्ट, अगली चलेगी लेफ्ट टू राइट, थर्ड राइट टू लेफ्ट, अगली फिर से लेफ्ट टू राइट। तो दिस इज बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट। क्लियर? तो ये तीन स्क्रिप्ट हम देखेंगे, इनका नाम पढ़ोगे आगे आप, कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में अशोकन एडिक्ट्स पाए गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाए गए हैं, और बुस्ट्रोफेडॉन केवल हम हड़प्पा के रिलेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो तीन स्क्रिप्ट हम मोटे मोटी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर? अब अगला देखते हैं, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आप लोगों को सबको पता है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट है वो? एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड देखना, अराउंड 5 lakhs BC। ठीक है,
मतलब हम मानते हैं कि भारत में जो ह्यूमन का इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था अराउंड 5 लाख BC से हमें फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो 5 लाख BC से चलता है ये टाइम पीरियड टिल 647 AD। ठीक है, ये हमने क्यों बांटे, एक पढ़ने में सहूलियत हो जाती है बेसिकली हमारे लिटरेचर के लिए। तो 647 AD को ही क्यों मानते हैं हम, क्यों इसे हमने वाटरमार्क मारा है कि 647 में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं। एक राजा होते थे आपके नॉर्थ इंडिया में, कन्नौज में, थानेश्वर के इलाके में, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 647 AD में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे इंडियन जो नॉर्थन रीजन था वहां पे कंसोलिडेटेड अंपायर था। हर्षवर्धन ने काफी हद तक सब कुछ स्टेबलाइज कर रखा था। लेकिन हर्षवर्धन की 647 AD में डेथ हो जाती है। तो वहां पे जो था, जब एक बड़ा एम्पायर टूटता है तो छोटे छोटे डायनेस्टीज में वो डिवाइड हो जाता है। तो हम मानते हैं कि आफ्टर डेथ ऑफ हर्षा, नॉर्थ इंडियन जो एम्पायर था बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, और पूरा एनार्की सिस्टम हो गया पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो हम बोलते हैं कि एंशिएंट इंडिया यहां से हम खत्म मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम क्या शुरू करते हैं, मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया ऑब्वियस शुरू कहां से होगा, 647 AD से। 647 AD से शुरुआत हो जाती है इसकी। ये खत्म कहां पे होता है, देखो सेम ये खत्म होता है 1707 AD में। 1707 AD में क्या घटना हुई थी कि यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, औरंगजेब की डेथ। सेम वे जैसे हर्षा की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में एनार्की हो गई थी, वैसे ही औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था, और छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे थे। मराठा मुराठा आपने पढ़े होंगे, बड़े मराठा अवध हो गया, रोहिलाज हो गए, नीचे साउथ में कुछ और हो गए, तो ये सब डिसइंटीग्रेट होने लगे थे। तो हम बोलते हैं कि मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड मोटा मोटा फ्रॉम 647 AD टू 707 AD। और लास्ट में आपका आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये सिंपल सी बात है, ये आपका 1707 AD से आज भी चल रहा है, लेकिन पढ़ेंगे हम 1947 AD तक। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बाइफरकेट करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, और फिर लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है। इतना क्लियर आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, हमने देख लिया कि प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट हमने देख ली, बेसिक आपका बिल्डअप हो रहा है। और अब हमने देख लिया इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि आपको प्री में ज्यादा स्ट्रेस करेंगे एंशिएंट मिडिवल पे, मेंस पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे मॉडर्न पे। एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी जोड़ लेते हैं हम, वो सेम यूपीएससी का पैटर्न है, उसमें कुछ ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते। यूपीएससी थोड़ा भी चले जाए पर पीसीएस में कभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, फॉर द पर्पस ऑफ पेन। ठीक है, अब देखिए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। टाइम पीरियड पता हमें कि 5 लाख BC से लेके मोटा मोटा 647 AD तक। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइमलाइन क्या चल रही है। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको पता होना चाहिए कौन किसके बाद आया, कौन किसके पहले गया। ठीक है, और ये जो डेटा है ना ओवरलैप भी करता है, अभी हम आगे देखेंगे ओवरलैप कैसे कर रहा है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आ, स्टोन एज पता है आप लोगों को? स्टोन एज मतलब कि जब पत्थर के औजार वगैरह बनाते थे हम। तो स्टोन एज ये जो है हमारी सबसे पहले शुरू होती है हिस्ट्री हमारी पैलियोलिथिक एज से। ठीक है, पैलियोलिथिक सबसे पहले एज आती है, पैलियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 5 लाख BC टिल 10,000 BC। ठीक है, 5 लाख से 10,000 BC। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये प्री हिस्टोरिक फैक्ट है, इसके बारे में ज्यादा डाटा नहीं है हम पे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमने पैलियोलिथिक हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इसमें हम बस देखेंगे कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं और किस किस लोकेशन पे इन टूल्स की प्रेजेंस मिली है हमें, जो डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक होती है, फिर इसके बाद आती है हमारी मेसोलिथिक। इसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 10,000 BC टिल 4,000 BC। ठीक है, और इसके बाद जो आता है दैट इज न्यूलिथिक हिस्ट्री। ये आता है आपका 4,000 BC टिल 1,800 BC। क्लियर है? तो ये जो तीनों है ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये सब वो टाइम है जब आदमी बेसिकली इवॉल्व हो रहा है। हम देखेंगे ह्यूमन होमोसेपियंस कब इवॉल्व हो रहा है, कब इन्हें फायर का डिस्कवरी की, कब इन्होंने व्हील की डिस्कवरी की।
कब ये थोड़ा एग्रीकल्चर से अनाज वगैरह उगाने लगे, ये सब हम तीनों में देखेंगे। तो पूरे तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टोन एज के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 2700 बीसी, 29 कर लेते से, टिल 1700 बीसी। और मैं पहले ही बता रहा हूं, जो मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं ये रफ फिगर है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है कि औरंगजेब 1658 से 1707 तक राजा रहे, ठीक है, हमें सबके पता है। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप होगा टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल देखो, सब हड़प्पा चल रहा है 2700 से 2900 से 1700, साथ में न्यूलिथिक भी चल रहा है। तो लोकेशन वाइज अलग अलग हिसाब है और इनके डेवलपमेंट का अलग हिसाब होता है। तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हम पढ़ते हैं दैट इज कैल्कोलिथिक हिस्ट्री। इट्स टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1800 बीसी टू 1000 बीसी। ठीक है, क्लियर हो रहा थोड़ा सा, समझ रहे हो? ये हम एक स्ट्रीम लाइन में चल रहे हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कैलकुलिथिक में पढ़ेंगे। कैलकुलिथिक मींस की कॉपर एज है बेसिकली। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं और इसे हम कॉपर एज कहते हैं। और ये तीनों जो है हमारे, इन तीनों को हम स्टोन एज कह लेते हैं। इसका बेसिस क्या है देखो, बेसिकली इस समय जब हम ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहा था तो जो टूल्स बनाए उन्होंने, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में जो टूल्स बने हैं जनरली वो स्टोन के बने, तो हमने कहा स्टोन एज है। ठीक है, हड़प्पा में जो टूल बनाया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, वहां जो टूल्स बने हैं वो ब्रॉन्ज के बने हैं और कैलकुलिथिक में टूल्स बने हैं कॉपर के बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्रॉन्ज इज ए अलॉय और कॉपर इज ए मेटल। ठीक है, अब सोचो कि आप आदि मानव जब रहे होंगे, हम मेटल नेचर में अकर करता है, अलॉय आपको बनाना पड़ता है दो मेटल्स को मिला के। ठीक है, अब देखो कि हमें क्या होना चाहिए था कि स्टोन के बाद आनी चाहिए मेटल वाली एज या कॉपर वाली एज, लेकिन हम ब्रॉन्ज में आ गए सीधे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने आप में एक मिस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आज भी आज भी हम देखेंगे लोथल की जो पानी की निकासी सिस्टम है ना, वाटर नेविगेशन सिस्टम जो उनका था, आज भी किसी कंट्री में, किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो इनकी ग्रिड प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, ऐसा बेहतरीन एग्जांपल कहीं भी देखने को नहीं मिलता जो उसमें देखने को मिला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मिस्टीरियस है कि स्टोन के बाद इन्होंने एलॉय बनाना सीख लिया, एलॉय से टूल बनाए, और उसके बाद से फिर ये अंडर डेवलप होकर फिर से कॉपर में आ गया। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी डिटेल में किसी को पता नहीं, इस पे स्टडीज चलती रहती है, वो हम देखेंगे बाद में। इतना क्लियर है? ठीक है, बना रहे हो साथ साथ में आप ये? ठीक है, तो ये हम ऐसे चल रहे हैं, कैलकुलेटर तक आ चुके हैं हम। दूसरी बात, हम ना इसे वैसे भी डिवाइड करते हैं। अब देखो कि ऑलमोस्ट न्यूलिथिक तक हमने क्या किया, एग्रीकल्चर सीख गए हम। ठीक है, एग्रीकल्चर सीखे हम तो फिर हमने अनाज उगाया। अनाज उगाएंगे जब, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सारा खाएंगे नहीं, स्टोरेज भी चाहिए होगा। स्टोरेज करने के लिए आपको कुछ ऐसे वो चाहिए, वेयर चाहिए, बर्तन चाहिए जिसमें आप अनाज को स्टोर कर सको। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने डिस्कवरी की व्हील की, पहिया जो होता है, व्हील की डिस्कवरी की। अब देखो, व्हील की डिस्कवरी करके हमने कभी उसे बैलगाड़ी वगैरह में नहीं लगाया, हमने व्हील की डिस्कवरी क्यों की, व्हील के ऊपर चाक बनती है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो हमने व्हील की डिस्कवरी हुई। ठीक है, फिर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, उसमें हमने अनाज रखे। तो जो टाइम पीरियड है ना, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से, बेसिकली कौन से बर्तन कब बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें तीन बर्तन या हम कह सकते हैं पॉटरी हमें मिली है। ठीक है, एक मिली आपकी ब्लैकवेयर। ठीक है, ये आपके काले रंग के, आपके वेयर को मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, तो ब्लैकवेयर हो गया। एक आपको यहाँ पे मिले रेड वेयर, और लास्ट में मिला आपको एक ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि इनमें से किस सिविलाइजेशन में, किस एरा में आपको लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कब ब्लैक मिले या फिर ब्लैक एंड रेड कब मिले हैं आपको। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्ट्राइकिंग फीचर है कि आपको यहाँ पे ब्लैक वेयर, रेड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर मिलते हैं। अब देखो, कैलकोलिथिक में भी हमें एक वेयर मिलता है जिन्हें हम बोलते हैं PGW। दिस स्टैंड्स फॉर पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, मैं यहीं पे आपको इसलिए नोट करा रहा हूँ, प्री में पूछे गए हैं कई बार, यूपीएससी वगैरह बहुत पूछता है कि इनमें से किस टाइम में आपको पेंटेड ग्रे वेयर या PGW मिले हैं, तो दैट आंसर विल बी कैलकुलेटिक हिस्ट्री।
ये 29 कर देना, 29 से 1700। ठीक है, वैसे जो हड़प्पा मैच्योरली कहते हैं हम 2350 से 1750 कहते हैं। मैं अभी जब हड़प्पा पढ़ाऊंगा आपको लिखाऊंगा कि हड़प्पा के भी 3 फेज करेंगे हम डिसाइड, कि एक मैच्योर फेज है, एक लेस मैच्योर फेज है, वो सब देखेंगे हम। ये अभी मोटा मोटा है आपको कि एक समझ जाओगे कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी हमने देखो स्टोन एज देख लिया, ब्रॉन्ज एज देख ली, कॉपर एज देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब वैदिक सुना है आपने? वैदिक पीरियड भी सुना है? वैदिक पीरियड दो हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड, एक लेटर वैदिक पीरियड। इनका टाइम पीरियड देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टोन एज पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, कॉपर एज पढ़ेंगे, फिर हम वैदिक एरा पढ़ेंगे। तो वैदिक एरा में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1500 बीसी टू 1000 बीसी। ठीक है, इसमें जो हमें दिखेंगे, इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद पता है आप लोगों को शायद। ठीक है, ऋग्वेद से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी अर्ली वैदिक पीरियड की, सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिल जाती है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1500 टू 1000 बीसी। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है दैट इज लोअर वैदिक, सॉरी लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, और एक बात याद रखना, लेटर वैदिक पीरियड को हम आयरन एज भी कहते हैं। क्यों कहेंगे इसे आयरन एज हम? क्यों कहेंगे? पहली बार लेटर वैदिक पीरियड में ही हमें आयरन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, लेटर पीरियड में आयरन की डिस्कवरी हुई। अतरंजी खेड़ा, जंती खेड़ा, एक दो चार जगह है जहां से हमें आयरन के वो मिले हैं। फिर इन्होंने टूल्स बनाए। और लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे हमने कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, क्योंकि पहले क्या करते हैं, लकड़ी वकड़ी के हल बना के हम एग्रीकल्चर करते थे, इतना प्रोडक्शन नहीं होता। जब लोहा आ गया तो एग्रीकल्चर में हमने ज्यादा अच्छी फार्मिंग की और हमारा अच्छा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड इज दिस 1000 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, अब देखो आगे, यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक? जहां पे कंफ्यूजन होगा पूछ लेना, बता देना, क्योंकि अभी हम ना मोटा मोटा जब समझोगे तो किस ऑर्डर में चल रहे हैं तो ढंग से बेटर समझ में आएगा आगे। अर्ली मौर्य पीरियड। ठीक है, या प्री मौर्य कह सकते हैं, इसे अर्ली ना करके इसे प्री मौर्य कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसे हम बोलते हैं प्री मौर्यन पीरियड। आप लोग बताए मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनने मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश किया था पूरे इंडिया के ऊपर। तो प्री मौर्यन पीरियड इज फ्रॉम 600 बीसी टू 300 बीसी। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने देखा स्टोरेज में आदमी आदमी आदि मानव टाइप का था। ठीक है, हड़प्पा को एक्सेप्शन के रूप में हटा दो, वो तो बड़े एडवांस डेवलप लोग थे। कैलकुलेटिक हिस्ट्री भी ऐसी थी, बहुत डेवलप नहीं थे, घास फूस की झोपड़े बना के रहते थे, कुछ बहुत डेवलप नहीं थे। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड आए। हम मानते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड जो आया, जो वैदिक पीपल थे वो आर्यंस थे, आए अटैक किया, यहीं पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड भी थोड़ा डेवलप्ड हो गई थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा डेवलपमेंट आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में इंसान के अंदर थोड़ा लालच वगैरह शुरू हो गया था कि लैंड एज ए प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, एक छोटा मोटा राजा हुआ कबीले का, आपस में युद्ध करने भी शुरू कर देते। तो मतलब इंसान के अंदर वो अपनी एक्सपेंशन वाली वो आ चुकी थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इससे पे कब्जा करना है। तो जो प्री मॉडर्न पीरियड है ना, अब क्या होता है इसमें, हम पढ़ेंगे क्या, इसमें एक होता है महाजनपद। ठीक है, समझना इससे कि महाजनपद क्या है। इंसान के अंदर लिटर वैदिक पीरियड में आया कि मैं अपने एम्पायर स्टेब्लिश करूं या फिर छोटे मोटे स्टेट अपने बनाऊं। तो पूरे भारत में 16 महाजनपद बने। ठीक है, महाजनपद मतलब 16 एम्पायर बने, जैसे मगध बन गया, अंग बन गया, कौशल बन गया, श्रावस्ती वगैरह, 16 एम्पायर पड़े। और राजा का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब इन एम्पायर के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि मगध एम्पायर पूरे इंडिया पे एक बड़ा एम्पायर बना देगा, 15 के 15 को हरा के। ठीक है, तो महाजनपद हम पढ़ेंगे किसमें, अनलिमिटेड प्री मॉडर्न पीरियड में। इसमें एक और चीज पढ़ेंगे, हम रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, बुद्धिज्म क्या था और जैनिज्म क्या था। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों आ रहा है? ठीक है, देखो हिंदू धर्म में कुछ फ्लॉज है, एविल्स थे उसमें। फॉर एग्जांपल, क्या क्या सोचते हो तुम हिंदू धर्म में, क्या बहुत कुरीतियां थी? सती और कास्ट सिस्टम। ठीक है, और जो वुमेन थी उनके लिए जो डेरोगेटरी सोच थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह।
तो हुआ क्या, अर्ली वैदिक पीरियड वाज बिल्कुल राम राज्य, कुछ मतलब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। कास्ट सिस्टम था तो बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन था, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। लेटर वैदिक पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, कास्ट बेस्ड सिस्टम में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई, चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई। चाइल्ड मैरिज में ये भी करने लगे कि इसका भी एक रेशो में आप चाइल्ड मैरिज करोगे। फॉर एग्जाम्पल की 1/3 का रेशो, अगर लड़की 8 साल की होगी तो उसका हस्बैंड 24 साल का, 9 साल की तो 27 साल का। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना लगा। इससे और बड़ी बुरी चीज होने लगी, लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिली। दूसरी बात, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं थी। तो जो लड़का था 40-45 साल में निकल लिया, उसकी जो वाइफ थी 15 साल की बच्ची, उसकी लाइफ लाइक ए हेल्थ थी सुनो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति या फिर जो हम शूद्र बोलते हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। तो इसके अगेंस्ट सोसाइटी में एक रिवोल्ट हुआ, जिसे लीड किया हमारे महात्मा बुद्धा ने और महावीर जैन ने, और अपने अपने रिलीजन स्टार्ट किए। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, छोटे मोटे सेक्ट भी स्टार्ट हुए। आजीविक आजीविक वाले हुए, फेटल वो फेट वाले हुए। ये उटपटांग विचारधारा थी, हम पढ़ेंगे क्या तो। ठीक है, वो केवल भाग्य पे विश्वास करते थे। एक बोलते थे कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो चोरी करके खाओ पर घी खाओ। ठीक है, एक बोलता था कि भाई सब कुछ तो भाग्य में लिखा, तो मैं काम क्यों करूं, मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा, मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ये सारे फेज हम पढ़ेंगे प्री मॉडर्न पीरियड में, इस 300 बीसी के अंडर में। इसी टाइम पे सबसे पहली बार हम देखेंगे कि क्वाइन जो होते हैं ना, क्वाइन भी इसी टाइम पे हम देखेंगे, पंच मार्क क्वाइन सिस्टम शुरू हो रहा है। इससे पहले बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, कैसे होता था कि भाई आप मुझे 1 किलो, हाँ बिल्कुल 1 किलो गेहूं दो बदले में तेल ले जाओ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कॉइन सिस्टम आता है प्री मॉडर्न पीरियड में। तो ये हम पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे, अब आएगा मॉडर्न एरा। ठीक है, इससे पहले हमने महाजनपद देखे थे। महाजनपद में मगध एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर हो जाएगा पूरे इंडिया पे, उस पे एम्पायर स्टैब्लिश करेगा। और इस मगध एम्पायर में एक वंश आता है, डायनेस्टी आती है, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टैब्लिश करते हैं और इनका रूल चलेगा अब। मॉडर्न डायनेस्टी में पूरे मॉडर्न राजा पढ़ेंगे, कौन राजा थे, इनके क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे इनका डेवलपमेंट रहा। और इनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 321 बीसी टू 184 बीसी। ठीक है, तो ये हम मॉडर्न में देखेंगे। फिर मॉडर्न के बाद हम देखते हैं इसी सीरीज में आगे, देन विल कम टू पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एरा हम देखते हैं, ये चलता है 200 बीसी से 300 एडी तक लगभग। देखो, पोस्ट मॉडर्न एरा में हम क्या पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न एरा में हम देखेंगे कि मौर्य के बाद दो डायनेस्टी और आती है, शुंग, कर्ण। ठीक है, शुंग और कर्ण डायनेस्टी की बात हम करेंगे पोस्ट मॉडर्न में। अब देखना कि मॉडर्न के बाद शुंग कर्ण आते हैं और नॉर्थन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति होती है इंडिया में, और अब फॉरेन अटैक भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फॉरेन अटैक भी इसमें देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंडो ग्रीक अटैक करेंगे भारत में, ये ग्रीक से है। ठीक है, पार्थियंस करेंगे, ये सेंट्रल एशिया से है। शक आएंगे, ये भी सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स थी। और लास्ट में कुशाण्स आते हैं। ठीक है, तो ये हम इनकी बात करेंगे, इन डायनेस्टी के इसके अटैक के बारे में देखेंगे, कौन कौन थे, कनिष्क वगैरह आपने सुना होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे संगम। संगम सुना आप लोगों ने कभी, संगम 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 लिटरेचर वगैरह सुना है। तो देखो, साउथ इंडियन हिस्ट्री संगम से शुरू होती है। ठीक है, संगम बेसिकली असेंबली थी, मिलन असेंबली। ठीक है, असेंबली देखेंगे हम। तो संगम में हम देखेंगे, इसमें हम देखो, हम पढ़ेंगे चोल, चेर, पांड्या। ठीक है, संगम में 3 डायनेस्टी थी साउथ में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, आंध्र वाले इलाके में। चोल, चेर, पांड्या हम संगम डायनेस्टी में पढ़ेंगे। संगम लिटरेचर बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है, बहुत क्वेश्चन इससे बन के आते हैं। इसमें हम संगम लिटरेचर में ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे। ठीक है, और एक और महाराष्ट्र में पैटर्न नाम की एक जगह थी, वहां पे एक डायनेस्टी हुई, दैट वाज सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सातवाहन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, सातवाहन कौन थे, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न में हम जो छोटे मोटे डायनेस्टीज होते हैं, फॉरेन अटैक्स जो होते हैं,
और साउथ इंडिया में जो हिस्ट्री शुरू होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। संगम से पहले की साउथ इंडियन हिस्ट्री में नहीं पता ज्यादा। यहां तक क्लियर आप लोगों को? तो पोस्ट मॉडर्न में ये देखेंगे हम। पोस्ट मॉडर्न के बाद आ जाएंगे आपके गुप्ताज, ठीक है। गुप्तास को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। और इनका टाइम पीरियड भी फ्रॉम 300 एडी टू 600 एडी, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड रहेगा। गुप्तास का टाइम पीरियड इज 300 टू 600 एडी। इसमें हम श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट वगैरह वगैरह इन सब की बातें करेंगे, इन पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आते हैं, एक राजा आते हैं हर्षवर्धन। इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 606 एडी टू 647 एडी, ठीक है। हर्षवर्धन की बात करेंगे, इसके बाद डिसइंटीग्रेशन इंडिया में हो जाएगा और मानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी हमारे हर्षवर्धन पे। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखना यहाँ पे इसी में एक दो और पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं यहीं पे इसमें कंपाइल करूंगा। हर्षवर्धन के आसपास कुछ ना साउथ में क्या चल रहा था, साउथ में एक डायनेस्टी होती चालुक्य। इनका टाइम पीरियड इज फ्रॉम लगभग लगभग 540 टू 755 एडी। इनके बारे में बात करेंगे। चालुक्य की तीन ब्रांचेस थी, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य। वेंगी इज फ्रॉम उड़ीसा वाले, कल्याणी महाराष्ट्र वाले और वातापी कर्नाटका वाले। तो ये चालुक्य तीन डायनेस्टी थी, ब्रांचेस थी। एक चालुक्य ब्रांच आपकी गुजरात में भी थी, जिन्हें हम सोलंकी कहते हैं। मैं यहाँ पे करा दूंगा उसे कवर, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम पढ़ेंगे पल्लवास। पल्लवास सुना आपने कभी? क्या, क्यों फेमस है पल्लवास? कुछ पता आपको पल्लवास है? किस किसके लिए? नहीं, ट्राइपाइट डिस्ट्रिक्ट में ये वो नहीं थे। टेम्पल आर्किटेक्चर में सुना होगा, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल सुना होगा आपने। महाबलीपुरम सुना होगा, महाबलीपुरम के जितने टेम्पल वगैरह सब पल्लवास के हैं। अब पल्लव आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे इनके अलग अलग जो मंदिर की स्टाइल थी वो सब हम पढ़ेंगे। और इनका टाइम पीरियड हम मोटा मोटा मानते हैं कि 560 टू 905 एडी तक चले हैं ये। और ऐसे करके हम अपनी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? एक टाइम पीरियड वो मिल गया आपको, एक टाइम फ्रेम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है? सर सर पल्लवास में क्या बताया आपने? नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा। अच्छा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो फिर से देख लेना। आ, ये मैं इसलिए आपको बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि इसे देख लोगे तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, एक स्ट्रीम लाइन में पढ़ लोगे, वरना फिर कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोन एज पढ़ेंगे, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। फिर हम ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, इसमें हड़प्पा कल्चर पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर कॉपर एज पढ़ेंगे, कैलकोलिथिक हिस्ट्री, इसमें अलग अलग कल्चर आते हैं, आहार, जॉर्वे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। आगे देखना आप क्या होती है। अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, 1500 बीसी टू 1000 बीसी। मैं आपको पॉटरी बता रहा था ना कि पॉटरी से कुछ टाइम जाने आता है कि पॉटरी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें भी लिख लेना कि अर्ली वैदिक पीरियड में एक पॉटरी होती थी, ओसीपी। दिस इज ओकर कलर पॉटरी, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, ये पूछा जाता है कि विच विच ड्यूरेशन या विच पीरियड इज नोन एज ओसीपी पीरियड, दैट पीरियड इज अर्ली वैदिक पीरियड, क्योंकि यहाँ पे ओकर कलर पॉटरी मिली है हुए, ठीक है। ओकर एक कलर होता है, गेरू कलर देखा आपने, गेरुआ भगवा टाइप का कलर, तो वैसा पॉटरी मिली है अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड इज नोन एज ऑकर कलर पॉटरी या ओसीपी ड्यूरेशन। वैसे एलबीपी पे जो हमें पॉटरी मिली है दैट इज पीजीडब्ल्यू, फिर से पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी मिली है फिर से लोअर वैदिक पीरियड में। तो लोअर वैदिक पीरियड को हम पीजीडब्ल्यू कल्चर भी कहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, अर्ली के बाद लेटर वैदिक पीरियड, इसके बाद आता है प्री मौर्यन। प्री मौर्यन में भी एक पॉटरी थी, स्पेशलाइज थी, इनकी स्ट्राइकिंग फीचर थी, दैट वाज NBPW। दिस इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। तो अगर पूछते हैं कि NBPW कल्चर कौन सा था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर कब आते थे, तो दैट इज प्री मॉडर्न पीरियड। क्लियर है यहां तक? प्री मॉडर्न से आगे आ रहे हैं हम मॉडर्न में, ठीक है। नॉर्दर्न में देखना, नॉर्दर्न में भी जो पॉटरी मिले दैट इज NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर, ठीक है।
बल्कि इसे वो लिखना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर लिखना, पॉलिश्ड वेयर ज्यादा बेटर है, पॉलिश होती थी इस पर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक के ऊपर बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉलिश की जाती थी। तो एनबीपीडब्ल्यू प्री मॉरिन भी होता है, और मॉरिन में भी एनबीपीडब्ल्यू में पॉटरी देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पोस्ट मॉडर्न देखेंगे, जिसमें महाजनपद वगैरह की बात करेंगे, सॉरी शुंभकर्ण की बात करेंगे। अगला फिर हम गुप्ताज देखेंगे। गुप्ताज तो एक बड़ा वंश रहा है, इसके बारे में डिटेल करेंगे हम। हर्षवर्धन एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके कंटेम्प्रेरी जो किंग है इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में चालुक्य देखेंगे, पल्लवास देखेंगे, पल्लवास का खासतौर पे आर्किटेक्चर देखेंगे, इनका टेम्पल स्टाइल देखेंगे, इनके टेम्पल किस राजा ने कब बनाए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इनके आपस में लड़ाइयाँ चलती थी, पल्लवा की चालुक्य से, चालुक्य के हर्ष से। तो इन लड़ाइयों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो वो भी हम देखेंगे कब किसने किसको हराया। ठीक है, मोटा मोटा पता चल गया आपको, कितना क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा हम देखेंगे पूरे हिस्ट्री में। तो ऐसा आपकी एंशिएंट हिस्ट्री निपटेगी। 5 लाख बीसी से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे 647 एडी में। अब देखो कुछ वो आते हैं क्वेश्चन की, एरा शक संवत कब शुरू हुआ, विक्रम संवत कब शुरू हुआ, कोल्लम संवत कब शुरू हुआ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट प्री में आते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये एरा या फिर जिसे हम बोलते हैं ना संवत, ये है क्या बेसिकली। ठीक है, अब देखो जो हम मॉडर्न डे कैलेंडर यूज करते हैं, ये कौन सा कैलेंडर कहलाता है? ये जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ना, जैन फेब मार्च वाला, इसे क्या बोलते हैं? नहीं, जो जैन फेब मार्च वाला है, इंग्लिश कैलेंडर। बोलो, चलो बताता हूँ आपको। ठीक है, दिस कैलेंडर इज नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये बेसिकली ये शुरू किया गया था ऑलमोस्ट 1582 में, पोप ग्रेगरी 8। पोप पता आपको क्या होता है? आगे देख लो भाई, पोप पता आपको क्या होता है? जो क्रिश्चियनिटी के जो धर्मगुरु होते हैं, जैसे हमारे शंकराचार्य होते हैं ना, तो वैसे पोप होते हैं। तो पोप ग्रेगरी द 8 ने एक कैलेंडर यूनिवर्सली अपना अडॉप्ट किया था, दैट इज नोन एज ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, दिस कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, दिस इज सोलर कैलेंडर। ठीक है, एक कैलेंडर सोलर होता है, एक लूनर होता है। तो जो हमारा मॉडर्न डे कैलेंडर, दिस इज सोलर कैलेंडर, ये सूर्य की जो रोटेशन रिवॉल्यूशन हम करते हैं उसकी स्पीड पे आधारित है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या होता है कि हम 4 साल में एक लीप ईयर मान लेते हैं, क्योंकि जो मून की जो है ना आपकी रोटेशन की ड्यूरेशन, वो 27 1/4 डेज बनती है, तो उसे हम 4 साल में एक दिन ऐड कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है सोलर। हमारे इंडिया में क्या होता था, हम इंडिया में लूनर कैलेंडर मानते थे। लूनर कैलेंडर कैसे होता है कि सोलर कैलेंडर से हर 4 साल में एक महीने पीछे हो जाता है। इसलिए आप देखना कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ना पंचांग वगैरह में, चाहे ये विक्रम संवत, शक संवत वगैरह यूज करते हैं, इसमें हर 4 साल में एक मंथ ऐड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्ल मास। शायद सुना हो अपने घर में कि मल्ल मास बोलते हैं कि अपवित्र महीना आ गया, तो हम 4 साल में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने लूनर कैलेंडर को सोलर कैलेंडर से सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कैलेंडर्स होते हैं, और ये कैलेंडर क्या कहलाते हैं, इन्हें संवत कहते हैं हम। तो अलग अलग कैलेंडर जो स्टैब्लिश किए गए हैं, इसी के बारे में बात करूंगा। इसमें लिखना आप लोग 5-6 संवत लिखा रहा हूँ या 5-6 एरा लिखा रहा हूँ, कब किसने क्यों शुरू किए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो लिखना इसमें। ठीक है, तो एरा लिखना इसमें। फर्स्ट लिखना विक्रम एरा या विक्रम संवत। फर्स्ट वन इज विक्रम एरा या विक्रम संवत, इसमें लिखना। इसके आगे लिखना 56 बीसी। 56 बीसी में स्टार्ट हो गया था, किसने कब किया था इसमें लिखना। 6 बीसी, इसमें लिखना। इट वॉज फाउंडेड बाय, इट वॉज फाउंडेड बाय किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। इट वॉज फाउंडेड बाय किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन आफ्टर डिफीटिंग, आफ्टर डिफीटिंग एंड ड्राइविंग सकाज आउट ऑफ उज्जैन, एंड ड्राइविंग सका, शक बोलते रहे, सकाज आउट ऑफ उज्जैन।
ठीक है, आपने अभी ध्यान दिया होगा अगर, तो मैंने बताया अभी फॉरेन अटैकर्स थे कुछ, उनमें मैंने कहा था कि शक भी थे। तो इन लोगों ने 46 बीसी के आसपास विक्रमादित्य के उज्जैन की जगह पे कैप्चर कर ली थी। तो विक्रमादित्य ने उन्हें हरा के बाहर निकाला था, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने कहा आज से मैं विक्रम एरा की शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो दिस वाज विक्रम संवत। अगला लिखना शक संवत। सर शक संवत लास्ट लाइन रिपीट करना, ड्राइविंग सका सिकास आउट ऑफ उज्जैन। आउट ऑफ उज्जैन। ठीक है, अगला संवत इज दिस शक संवत, SHAK, शक संवत। इसका टाइम लिखना 70। देखो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, मैं पहले ही बोल रहा था उस, मैं तभी बोल रहा हूँ जब अभी ध्यान देते थे तो वहां पे सका शका में बता रहा था तुम्हें, वहां पे ये शक कनिष्क से शक आया है, वहां में बता रहा था ना कुषाण शक थे, तभी तो बोल रहा हूँ हिस्ट्री में अगर स्ट्रीम लाइन आपकी जिस दिन टूटी तो मतलब आपकी हिस्ट्री खराब हुई, अगर आपका ऑर्डर कहीं टूटा तो हिस्ट्री खराब हुई। इसलिए बोल रहा हूँ कहानी के रूप में पढ़ लोगे एक बार तो जिंदगी भर याद रहेगी, वरना तो हिस्ट्री फिर गड्ढे में जाती रहेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। इजी देखो, शक जो मैंने बताया ना कि उज्जैन के राजा ने हराया था, तो दे वर फॉरेन अटैकर्स। ठीक है, दे वर ए मिडिल ईस्टर्न ट्राइब शक। और ये जो शक संवत है कनिष्क के नाम पे है, ये कुषाण किंग था, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो लिखना इसमें शक संवत लिखना। शक एरा 78 एडी में स्टार्टेड है, 78 एडी। इसमें लिखना इट वॉज फाउंडेड बाय, it was founded by कुषाण किंग कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क। इसमें एक लाइन और जोड़ना, it is adopted by India as, it is adopted by India as its national calendar, its national calendar। ठीक है, तो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कैलेंडर मानती है हिंदू कैलेंडर, दैट इज शक संवत। ठीक है, अगला लिखना गुप्ता एरा या फिर वल्लभी एरा, गुप्ता एरा या फिर वल्लभी एरा। ये 320 एडी का है, 320 एडी का है। इसमें लिखना इट वॉज फाउंडेड बाय, इट वॉज फाउंडेड बाय गुप्त किंग, गुप्त किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो गुप्त एरा या फिर वल्लभी एरा ये आपका है। अगला लिखना हर्षा एरा, हर्ष, हर्षा एरा या फिर हर्ष संवत भी कहते हैं, हर्ष संवत या फिर हर्ष एरा, HARSH, हर्षा एरा। ये इस पे लिखना टाइम जब अडॉप्ट किया गया, यह है 606 एडी का, 606 एडी का। इस पे लिखना इट वॉज फाउंडेड बाय, इट वॉज फाउंडेड बाय पुष्यभूति डायनेस्टी किंग, एक डायनेस्टी, डायनेस्टी का नाम है पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी किंग हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी किंग हर्षवर्धन। ठीक है, अभी मैंने लिखा था ना आप लोग, हर्षवर्धन किंग थे 606 से 647 एडी तक, इसके बाद हम एंशिएंट खत्म मानते हैं। तो जब इसकी कोरोनेशन होती है हर्षवर्धन की, तो उन्होंने एक नया संवत स्टार्ट किया, दैट वाज हर्ष संवत। अगला लिखना कोल्लम एरा, कोल्लम संवत, कोल्लम, कोल्लम संवत। कोल्लम ये है 825 एडी का, 825 एडी का है ये। और इसके आगे लिखना केरला, केरला में चलता है कोल्लम एरा, हमारे यहाँ इतना मतलब नहीं है, केरला में कोल्लम एरा है। एंड द लास्ट वन इज नेवर,
इसमें कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि कोल्लम एरा जो हमारा केरला में होता है, एंड द लास्ट वन इज नेवर। ठीक है, ये होता है आपका 878 एडी में। और इसके आगे लिखना नेपाल, नेपाल में जो चलता है नेवर एरा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को यहां तक? ठीक है, हम बेसिकली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो कि हम आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे मैं आपको अलग लिखा दूंगा। जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जो वेद वूद है, उसका लिटरेचर है, वो अलग से करेंगे, पर ये फैक्ट कहीं आगे आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन में सब लिखा रहा हूँ प्री में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे बहुत सारे। ठीक है, थे एरा आपके। अब देखो एक चीज और हम देखेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं। हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं? देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि मोटे मोटे दो सोर्स पढ़े हमने, कौन से थे? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में लिखेंगे। मैं इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें अभी बैठ जाएगी दिमाग में, तो ठीक है। ठीक है, बने बनाए आंसर है मेंस के लिए आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स बेसिक देखो, कि जो भी सिविलाइजेशन होती है, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, मानो आज पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती है मेटेओराइड वगैरह एक्सप्लोजन से, तो हम यहाँ पे दब गए। अब क्या होता है, 1000 साल बाद ना हमारे ऊपर 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 लेयर जमती जाएंगी। तो हम जो हमारा लेवल है ना, 1000 साल बाद ये लेवल नहीं रहेगा। जो अगली सिविलाइजेशन आएगी, जो अगले लोग आएंगे 1000 साल हमसे कई मीटर ऊपर, वहां पे उनकी सिविलाइजेशन रह रही होगी। अब उन्हें हमारे बारे में पता करना होगा, तो एक्सकवेशन करते हैं। ठीक है, एक्सकवेशन में आपको अगर टेक्निकल वे में बताऊं तो दो होते हैं। मानो कि हम एक्सकवेशन कर रहे हैं अगर, एक होता है आपका वर्टिकल एक्सकवेशन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना। जैसा हम हिस्ट्री देख रहे हैं अभी, अभी हमने देखा कि सबसे ऊपर, अभी मान लो कि मौर्य एज में हमने एक्सकवेशन किया, गुप्ता में किया, तो गुप्ता यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसके नीचे मौर्याज होंगे, इसके नीचे इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, क्योंकि एक के ऊपर एक जमते जाते हैं। ठीक है, अब सोचो कि मैं एक्सकेवेटर हूं, मुझे पता करना है कि इसके नीचे कौन सी सिविलाइजेशन है, तो वर्टिकल सिविलाइजेशन, वर्टिकल एक्सकेवेशन में करूंगा। मुझे पता चला कि, क्यों पता चला कि गुप्ता थे, ये थे, हमें पता चलेगा कि गुप्ता थे इससे पहले मौर्य थे, इससे पहले आईबीसी थे। ठीक है, क्योंकि हम नीचे जाते गए तो हमें पता चला जो जितना नीचे वो उतना पुराना। तो वर्टिकल एक्सकेवेशन में पता चलता है कि क्या सीरीज में कुछ ऑर्डर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है, अब मानो कि हम पहुंच गए आईबीसी पे, हमें मिल गया आईबीसी, यहाँ पे हम पहुंचे, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गया। अब मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिटेल जाननी है, कि भाई वहां पे कैसे लोग रहते थे, वहां पे कैसे सोसाइटी थी, कैसे कंस्ट्रक्शन था। तो मैं इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन शुरू कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन शुरू करूंगा, यहाँ पे जैसे 1000 साल बाद किसी ने किया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट था, मतलब बच्चे उसमें पढ़ते होंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे गए कि सर्वे चौक में चौक मिल गया बड़ा सा, तो मतलब इतना बड़ा चौक है तो गाड़ियां चला करती होंगी। थोड़ा और आगे गए, घंटा घर की साइड, चलो घंटा घर वो बना लिया, तो मतलब टाइम की इनके लिए कीमत रही होगी। तो ये सब चीजें ऐसे करके एक्सकवेट किया जाता है, ऐसे करके एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, तो सोर्सेज की बात कर रहे थे हम, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। आर्कियोलॉजिकल में अलग अलग सोर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें इंस्क्रिप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोकन एडिक्ट, कालसी वाला। ठीक है, तो हर राजा ना, अधिकतर राजा क्या करते थे, स्टोन में या फिर किसी चीज में अपने कुछ बात लिखा लिया करते हैं। जैसे अशोकन एडिक्ट ऑफ कालसी देखा आप लोगों ने, किसी ने? आप लोग गए वहां पे कहीं कालसी? देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें क्या अशोका ने अपने बातें लिखा रखी है कि भाई नॉन वायलेंस पे ध्यान दो, बड़ों का सम्मान करो, मैं धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा हूँ ताकि वो धर्म की पॉलिसी फैलाए। ठीक है, मैं फ्री के हॉस्पिटल खोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये राजा के आदेश है, कमांडेंट्स है बेसिकली। तो ये इंस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज इंस्क्रिप्शनल सोर्स। ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, अब सोचो कि नीचे चल के मुझे कॉइन मिले तो उससे क्या हिस्ट्री पता चलेगी, मुझे बताओ कैसे पता चल जाएगा हिस्ट्री से? पैसा तो रहेगा ही, कौन से राजा वगैरह, और क्या पता चलता है? इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सकेवेट किया, हमें कॉइन्स मिले, तो देखो कॉइन्स से हमें क्या क्या पता चलता है। मानो कि एक राजा के कॉइन्स मिले गोल्ड के, एक के मिले सिल्वर के, तो हमें क्या पता चलेगा कि जिसने गोल्ड के किए थे उसकी
इकोनॉमिक कंडीशन जाहिर सी बात है बेटर दी रादर देन सिल्वर वाले से। अब देखो इसके एक्सपेंशन भी पता चलता है, ये सब आप बेस पे पढ़ोगे आपको बहुत क्लियर होगा कि कॉइन्स कहाँ मिल रहे हैं। सोचो कि देहरादून के राजा के कॉइन्स भोपाल तक मिल रहे हैं, तो उसका एम्पायर का एक्सटेंशन आपको पता चलेगा। ठीक है, और वैसे ही देहरादून किसी राजा के सालपुर तक पता चला तो इसका एम्पायर छोटा था। कॉइन्स बहुत ब्रिलियंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है जिसमें पता चलता है। ठीक है, अगले आते हैं बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, कि बिल्डिंग मिली यहाँ पे, कोई स्कूल मिला है तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई होती रही हुई। ठीक है, कोई पैलेस मिला है तो राजा जो बहुत ही लैविश तरीके से लाइफ जीता होगा, ये हमें पता चलता है। इसके अलावा देखो हमें पेंटिंग्स मिलती है, पेंटिंग से भी बहुत अच्छा हमें नॉलेज मिलता है हिस्ट्री का। और लास्ट में थोड़ा स्टैच्यू से। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम ये सारे सोर्सेज देखते हैं, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, कॉइनेज एंड पेंटिंग्स। इसके वजह से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कैसे थी। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज फॉरेन ट्रैवलॉग। फॉरेन ट्रैवलॉग्स, देखो इंडिया में टाइम टू टाइम फॉरेनर्स आते थे और वो भी अपने ट्रैवल की बातें लिख के गए हैं, उससे हमें बहुत हिस्ट्री पता चलती है। फॉर एग्जांपल देखना आप, इसमें हम देखो हम अलग अलग ट्रैवलर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, जो अब आगे हिस्ट्री में देखेंगे हम कि ग्रीस और रोम से हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आते थे और वो बताते नहीं आते हिस्ट्री कंडीशन, जैसे कि हेरोडोटस आए, ठीक है, नियार्कस आए, ठीक है, एरिस्टोटल वगैरह, ये सब चीज लोग आए और इन्होंने हिस्ट्री को काफी ज्यादा योगदान किया हमारा। तो ग्रीस और रोम के वो देखेंगे हम ट्रैवलर्स। एक हम देखेंगे चाइना के। चाइना के आपको पता ही है, आपके ह्यूनसांग और फाइयान बेस्ट एग्जांपल है, काफी कुछ लिख के गए हैं। और हम देखेंगे कि अरब ट्रेवलर भी आए हैं, अल मसूदी, सुलेमान टाइप के, जिन्होंने आके यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, ये सब चीजें ना जो मैं बता रहा हूं आपको, आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो इन लोगों के नाम आएंगे, तो वहां इंक्लूड करूंगा रादर देन हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे फिर। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं और फॉरेन ट्रेवलर होते हैं। तीसरा सोर्स जो सबसे रिच सोर्स है दैट सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है ना आपको आवाज? अब आ रही है यस आवाज? सर। देखना आप, लिटरेचर सोर्स को, एंशंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक आपका रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, इंडिया इज लैंड ऑफ रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन, तो बहुत रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे वो जितनी भी किताबें लिख के गए हैं उसमें बहुत सारा हमें ज्ञान मिला है हिस्ट्री का। इसमें अलग अलग पार्ट देखते हैं हम, जैसे कि हिंदुइज्म के टेक्स्ट। हिंदुइज्म के कुछ रिलीजियस टेक्स्ट बताओ जिसपे हिस्ट्री की जानकारी मिले हमें। कुछ भी, वेद और पुराण, और बताओ। सनातन धर्म को अपने लिटरेचर नहीं जानते, आरएसएस वाले होते हैं ना अभी। महाभारत रामायण। महाभारत रामायण, बहुत सारे सोर्स है ना। देखो हम वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे पर आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, वेद होते हैं, उपवेद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं। ठीक है, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, वेदांग है, वेदांग है, महाकाव्य लाइक महाभारत एंड रामायण है, पुराण है, स्मृति लाइक मनुस्मृति वगैरह भी है। तो सब हम हिंदुइज्म के टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा बुद्धिज्म के भी कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे कि सुत्त पिटाक, विनय पिटाक, अनंत पिटाक, मिलिंद पनो वगैरह वगैरह। इसके अलावा जैनिज्म के कुछ टेक्स्ट हैं। ठीक है, अंग, प्रकीर्णक, पूर्व वगैरह वगैरह इस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके रिलीजियस सोर्सेज आ गए इसमें। तुम्हारा तब से डिस्कशन क्या चल रहा है यार? क्या डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा तब से?
ये तो डिस्टर्बेंस ना एक हद तक करा करो, ज्यादा मत करा करो, ठीक है? मैं हो रहा हूँ डिस्टर्ब, बाकी भी हो रहे हैं, बोले ना बोले, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूँ टाइमलाइन, मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करके तुम्हें सीधे थ्योरी लिखा सकता था, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, पास नहीं हो पाओगे। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समझ जाओगे हिस्ट्री तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बोनस नंबर है, वरना सब छूटेगा, ठीक है? हिस्ट्री पॉलिटी में हमेशा बोलता हूँ कि बोनस नंबर होते हैं, अगर छूट गया तो छूट गया, और मिल गया तो मिल गया, बहुत अच्छी चीज है, अगर पढ़ लोगे तो बहुत टॉप के नंबर लाओगे। सिलेक्शन लोगे उसके बाद तो मजे करो लाइफ में यार, बातें होते करना, पूरा मजे मारना घूम फिर के, ठीक है? तो हम लिटरेचर सोर्स पे, रिलीजियस सोर्स पे पढ़ते हैं। एक होता है सेकुलर लिटरेचर, जिसमें कि रिलीजियस बातें नहीं लिखते हैं, उसपे वो सेकुलर बातें लिखते हैं। फॉर एग्जांपल की देखो, राज तरंगिणी है जिसमें हिस्ट्री लिखी गई है आपकी कश्मीर की, ठीक है? और जैसे कि आपके शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे क्या क्या होती है, ठीक है? और तीसरे जो अच्छा सोर्स है दैट इज संगम लिटरेचर। प्री में बहुत क्वेश्चन संगम लिटरेचर से बनते हैं, ठीक है? यूपीएससी में तो खास तौर पे बनता है, क्योंकि यूपीएससी बेल्ट थोड़ा साउथ इंडियन जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स है उन पे ज्यादा फेवरेबल होती है। और संगम लिटरेचर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इनके नाम थोड़ा उटपटांग होते हैं, कि जैसे कि टेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तिरुवल्लुपुर, ठीक है, शिल्पादिकरम, मणिमेकलई, मेल के कड़क्कू, पेल के कड़क्कू, तो ऐसे से नाम पहले आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर देखने पड़ेंगे किस किसने लिखे हैं, ठीक है? तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, तो बेसिकली मैं आपको इसके लिए कंडीशन कर रहा हूँ कि ये सब चीजें में पढ़नी है बाद में, ठीक है? तो ये दीज वर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो मैंने आपको हिस्ट्री के अलग डिफरेंट टाइप बताया, आपको क्या क्या हिस्ट्री होती है, क्या क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं, और कैसे हिस्ट्री में हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो मैं आपको कम से कम 10-12 पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आगे हम कवर कहीं नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ किताबें ऐसी है जो कि मैं आगे नहीं पढ़ेंगे, कि प्लिनी ने कौन सी लिखी है, आपकी टॉलमी ने कौन सी लिखी है, जो कि रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती है, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री कवर नहीं करती इसे, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके कुछ पॉइंट लिखना शुरू कर दो, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, या तो कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिख लो, और ये क्योंकि पूरा फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा तेज लिखना है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे कि पहले पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, किसी को आइडिया है? किस इंडस की वजह से, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या? बैटल ऑफ टैंकिस, वहां से नहीं, वो पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा उस इतनी बैटल में नहीं जाएगा डिटेल में, ठीक है? एक्चुअली क्या था देखो, इंडिया जो है ना सब कॉन्टिनेंट आपको पता ही है, तो हम ना प्राचीन काल से इंडिया को बोलते थे जम्बूद्वीप, ठीक है? तो हम जम्बूद्वीप माना करते थे इसे। अब क्या होता है, इंडिया में जो सबसे पहले अटैक हुए पर्शिया से हुए, पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान से अटैक हुए। तो ये जब अटैक करने आए तो इंडस रिवर आपको पता है, इंडस रिवर को क्रॉस करके आए, इंडस को बोला जाता था सिंधु, ठीक है? तो पर्शिया में सा को प्रोनाउंसिएशन में उन्हें प्रॉब्लम थी, तो सा को बोला उन्होंने हिंदू, तो सिंधु को पार करने के जो देश है दैट इज हिंदुस्तान, ठीक है? तो वहां से भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान, तो इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों का नाम पड़ा हिंदू, ठीक है? तो आजकल आप देख रहे होंगे मॉडर्न डे में एक टर्म यूज होता है, आप लिखते हैं कि वी आर हिंदूज, अब हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सनातन धर्मी, क्योंकि हम सनातन मतलब बहुत प्राचीन धर्म है हमारा, हिंदू बिंदु तो पर्शिया ने हमें नाम दिया था बेस्ड ऑन सिंधु, उनका मिस प्रोनाउंसिएशन था वो, तो हम सिंधु हिंदू तब हुए वरना हम सनातन धर्मी है, ठीक है? तो एक पॉइंट लिख लो, लिखना, एंशंट इंडियंस knew their nation as knew their nation as भारतवर्ष, भारतवर्ष, which was a part of Jambudweep, भारतवर्ष which was a part of Jambudweep, आगे लिखना, जम्बूद्वीप, आगे लिखना, when Persian attacked India, when Persian attacked India after crossing river Indus, आफ्टर क्रॉसिंग रिवर इंडस, ब्रैकेट में लिखना सिंधु, हिंदी में लिखना सिंधु, इंडस को सिंधु बोलते हैं क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग रिवर सिंडस, इंडस, सिंधु, कॉमा, फुल स्टॉप लिखना, बल्कि आगे लिखना, एज दे वर हैविंग ट्रबल,
as they were having trouble in pronouncing word sa, as they were having trouble in pronouncing word sa, they called river Sindhu as Hindu. They called river Sindhu as Hindu and our land as Hindustan. हिंदुस्तान। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको? तो ये पहला पॉइंट था। अब देखो कुछ मैं आपको बुक्स लिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? दो कॉलम बनाना, तीन बनाना बल्कि, एक तो ऑथर, इसके आगे इसके लिखिएगा बुक का नेम या फिर इसका ट्रांसलेशन किया है किसी ने किसी चीज का। सर ये हिंदू से फिर हिंदुस्तान कैसे हो गया? क्योंकि वहां पे स्थान मतलब कि स्थान से स्थान हो गया ना, कि वहां पे रहने वाले लोग, तो हिंदू जिस स्थान पे रहते हो तो हिंदुस्तान, वैसा इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये नाम पर्शियंस ने में दिया था, लेकिन उसके बाद ग्रीक ने अटैक किया तो ग्रीक भी हिंदुस्तान बोलने लगे, आज भी हिंदुस्तान बोला जाता है। ठीक है, तो तीन कॉलम बनाना, ऑथर, बुक नेम या ट्रांसलेशन, या फिर इसके बाद एक स्पेशल नोट्स वाला। वही वाला। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सबसे पहले लिखना, सबसे पहले ऑथर का नाम लिखना हेरोडोटस। कौन थे हेरोडोटस? किसको आइडिया है? फादर ऑफ हिस्ट्री थे, बोला आपने, आपने बोला था। ठीक है, हेरोडोटस की किताब का नाम लिखना हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, और इसके स्पेशल पॉइंट भी लिखना, हेरोडोटस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट ऑथर इज एरिस्टोबुलस। इनकी बुक नेम इज हिस्ट्री ऑफ वॉर। एरिस्टोबुलस बुक नेम इज हिस्ट्री ऑफ वॉर। लिखना, इसमें लिखना एरिस्टोबुलस, स्पेशल पॉइंट में लिखना एरिस्टोबुलस accompanied Alexander the Great, accompanied Alexander the Great, सिकंदर जिसे कहते हैं हिंदी में, सिकंदर महान, Alexander the Great during his military expeditions. During his military expeditions. अब देखना, तीसरी किताब में बता रहा हूं, इसके ऑथर का नाम पता नहीं है, अननोन है। हमें यह पता है कि ग्रीक राइटर है, मतलब ग्रीस से आते थे, लेकिन ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी किताबें लिखी गई है इंडियन हिस्ट्री या आसपास के इलाकों को लेके, वो इसी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, इस किताब का नाम लिखना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बुक नेम इज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, देखो एक ये किताब है ना पेरिप्लस, एरिथ्रियन सी कौन सी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देखोगे ना, जहां पे आज के दिन रेड सी है, ठीक है, अफ्रीका एशिया के बगल में रेड सी है, तो उसे एरिथ्रियन सी क्या करते थे पहले। तो पेरिप्लस मतलब इतने इतने समुद्री दास्तानें लिखी हैं वहां की, कि कौन कौन से पोर्ट इंडिया में थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता था, क्या होता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अगर हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दो किताबें देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को शेप देने के लिए। दूसरी मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, और दुर्भाग्य ये कि इसके राइटर का नाम नहीं पता, और मैगस्थनीज की जो ओरिजिनल इंडिका है वो खो चुकी है। तो जितने भी हम इंडिका से पढ़ते हैं ना, ये लिखा गया वो लिखा गया, वो सब उसके बाद के थोड़ा बहुत
ABCD दे दो करके, ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं है, मैगस्थनीज की ऑर्डिनल किताब कभी नहीं मिलेगी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी थी। अगली किताब वो लिखना राइटर टॉलमी। ठीक है, इनके ब्रैकेट में लिख देना इजिप्ट के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस वगैरह में आ रखे हैं शायद, कि ये पूछते नहीं कि यूपी वाले थोड़ा एडवांस हो गए, ये नहीं पूछते कि टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी, पूछते कि टॉलमी कहाँ से थे। तो टॉलमी वाज फ्रॉम इजिप्ट। इनकी किताब का नाम लिखना, इनकी किताब का नाम है द ज्योग्राफी। द ज्योग्राफी। ठीक है, जितनी भी किताबें ना बहुत लेजेंडरी किताब है। तो मॉडर्न डे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी की समझ के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी के जो फाउंडर थी टॉलमी किताब थी, टॉलमी की ज्योग्राफी थी। अगला किताब ऑथर का नाम लिखना प्लिनी, प्लिनी द एल्डर। प्लिनी भी दो थे। प्लिनी द एल्डर, ये इटली से थे, इटली से थे। इनकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अगले जो ऑथर है उनका नाम लिखना फाइयान। फाइयान ऐसे लिखो, फाइयान। इनकी किताब का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। ठीक है, और इसके आगे स्पेशल पॉइंट में लिखना फाइयान विजिटेड इंडिया। फाइयान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। during the reign of Chandragupta II. Next is Hien Sang. इनकी बुक नेम इज सी यू की। ठीक है, हेन सांग बुक नेम इज सी यू की। ठीक है, इसके आगे लिखना ही विजिटेड इंडिया। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। अगली किताब लिखना इंपॉर्टेंट इज, इट इज विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनकी बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें लिखना स्पेशल नोट में, इट इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक, इट इज द फर्स्ट सिस्टमैटिक वे ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। सिस्टमैटिक वे ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। बेसिकली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ना रैंडमली थी, इधर उधर थी, तो सिस्टमैटिकली सबसे पहली बार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी पढ़ी, कंपाइल किया, सीरीज में लगाई। तो दिस वाज विंसेंट आर्थर स्मिथ। अगली किताब ऑथर लिखना। Please repeat the name of the book. Vincent Arthur Smith. नेम क्या बोल रहे हो? Vincent Arthur Smith की बुक का नाम क्या है? आपने एक बार रिपीट कर दें। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलना। किसकी? विंसेंट आर्थर स्मिथ की। हाँ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। ठीक है, नेक्स्ट ऑथर इज जेम्स मिल। जेम्स मिल। इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें स्पेशल लिखना, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, he divided Indian history on communal lines, on communal lines as, इसमें लिखना
इन्होंने क्या किया, ये ना बहुत विवादित रही है किताब, इसके कारण ना आज भी इंडियन में जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली गई तो उसके टाइम पे इन्होंने किताब लिखी थी। इन्होंने क्या कहा कि एंशिएंट इंडिया इज हिंदू हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया इज मुसलमान हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया इज हिस्ट्री इज ब्रिटिश हिस्ट्री। इससे हुआ क्या, इन्होंने पार्टीशन के बीज बो दिए। तो जो आज भी देखना, अगर माना जाता है आज भी लोगों के मन में है कि एंशिएंट इंडिया को अगर वो ग्लोरीफाई करेगा तो मतलब हिंदू हिस्ट्री को बहुत ग्लोरीफाई कर रहा है। ठीक है, कुछ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स क्या बोलेंगे, भारत तो मिडिवल के टाइम पे था, ताजमहल बनाए वगैरह वगैरह, हिस्ट्री तो हमारी मिडिवल है, क्यों बोलते हैं कि मुस्लिम हिस्ट्री बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से एक बेसिकली इस जो जेम्स मिल थे, इन्होंने वो होता है ना पार्टीशन या डिफरेंशिएशन के बीज बो दिए थे अभी से। ठीक है, तो बहुत विवादित किताब है ये, आज भी इसकी किताब की वजह से कई लोग इस मानसिकता से बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ कि डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइंस लिखना, क्या लिखा इन्होंने कहा एज एंशिएंट इंडिया एज हिंदू हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एज हिंदू हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एज इस्लामिक हिस्ट्री, एंड मॉडर्न हिस्ट्री एज ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ थे। अगले लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, ठीक है, इन लोगों की किताब नहीं लिखी लेकिन इन्होंने ट्रांसलेशन किए इंडियन टेक्स्ट पे। इन्होंने क्या किया देखो, स्पेशल पार्ट भी लिखाऊंगा आपको। इन्होंने 1784 में एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस पे इन्होंने सिस्टमैटिक इंडियन हिस्ट्री पे अध्ययन किया। ठीक है, तो जितनी भी रिच इंडियन ग्लोरीफाइड हिस्ट्री आज तक हम पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत सर विलियम जोन्स ने ही की थी। सारे सोर्सेस खो चुके थे, सब चीजें उन्होंने की, सिस्टमैटिक वे में की, बहुत डीप स्टडी की और ग्लोरीफाइड तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने काम किया, तो इस पे लिखना, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था लिखना। ही ट्रांसलेटेड, इसके ट्रांसलेशन से ही ट्रांसलेटेड गीत गोविंदा, ट्रांसलेटेड गीत गोविंद, शकुंतला एंड मनुस्मृति इन इंग्लिश। रिपीट करना, गीत को। ट्रांसलेटेड गीत गोविंद, शकुंतला एंड मनुस्मृति इन इंग्लिश। ठीक है, अगले एक ना चार्ल्स विल्किंस। दिस इज चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इनकी भी ट्रांसलेशन है लिखना। ही ट्रांसलेटेड भागवत गीता एंड हितोपदेश। दिस इज हितोपदेश। ही ट्रांसलेटेड भागवत गीता एंड हितोपदेश इनटू इंग्लिश। ठीक है, इतना क्लियर है। लास्ट में एक महान व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक है, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, जर्मन थे, और ये इंडियन कल्चर से, इंडियन लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये पूरा अपने आप को इंडियनाइज कर दिया था, इनने इनका अपना नाम संस्कृत में रख दिया था। इन्हें कई बार संस्कृत में इन्हें बोला जाता है मोक्ष मूल, मोक्ष मूला, ये इनका नाम है। तो मैक्स मूलर का उन्होंने अपना नाम बदल के अपना मोक्ष मूला कर दिया था। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट पढ़े, उनका ट्रांसलेशन किया और बहुत अच्छे लिखे हुए इनके बारे में। तो इनके कुछ वो लिखना जो इनके वर्क है। हाँ, 3 काम भी बता रहा हूँ इनके। पहले लिखना, he translated he translated Rig Veda and called it as sacred book of East. ठीक है, ट्रांसलेटेड ऋग वेदा इनटू सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट। सेकंड पॉइंट लिखना, ने 2 किताबें भी लिखी। ही रोट 2 बुक्स नेम्ड इंडिया
what can it teach us? He wrote 2 books. India, what can it teach us? And biography of world and home of Aryas. ठीक है, बायोग्राफी ऑफ वर्ड एंड होम ऑफ आर्यस, 2 किताबें लिखी हमने। ठीक है, एक तो ने ट्रांसलेशन किया ऋग्वेदा का इनटू सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, एक किताब लिखी इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, और एक लिखी बायोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड होम ऑफ आर्यंस। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ठीक है, तो इतने ही पॉइंट इसमें लिखेंगे हम। कल हम सिस्टमैटिक वे में पैलियोलिथिक हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक करना, कोई डाउट वगैरह है कुछ? ठीक है, तो कल सर, करेंगे, इसे एक रिवाइज doubt जरूर है कर सर। लेना। क्या बोल रहे हैं आप? सर एक डाउट है, बट एज पर वैसा नहीं है। जैसा आपने बोला था कि सिंधु को हिंदू बोला है, तो हिंदुस्तान मतलब इसमें तो एस का एक वर्ड आ रहा था, तो मतलब काइंड ऑफ ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं वर्ड है? वैसे हो रहा है, पर एक्चुअली क्या है ना, देखो इसके भाषा के मूल में जा सकते हैं हम, इतना कि हिंदू से सा का तो हिंदू कर दिया, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान क्यों नहीं किया? ठीक है, तो बेसिकली सिंधु को हिंदू बोला गया, तो इसके बाद ये वर्ड बाहर गया, फिर ग्रीक Okay. यूनानी आई, फिर इसका नाम थोड़ा पॉपुलराइज हुआ एज ए हिंदुस्तान। ठीक है, Okay. तो ये एक टर्मिनोलॉजी जो बनी है, हम ये बोलते हैं कि इनिशियली इसका स्टार्टिंग पर्शियंस ने की थी, लेकिन ये विद टाइम आफ्टर ग्रीक के अटैक, रोम्स के अटैक, तब हमारा नाम ये हुआ। ठीक है, तो एक पूरी क्रोनोलॉजिकल लॉटरी चली है, इनिशिएशन इसका पर्शियंस ने किया था। थैंक यू ठीक है, सो मच। तो यही आज करते हैं, फिर हम बाकी कल करेंगे। ये कर दो, रेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर, टेक केयर।